नमस्कार, मैं मिलन बड़के। आज हम बात करेंगे विवादित किताब मनुस्मृति के बारे में। मनुस्मृति को मौर्य काल के बाद ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया। सम्राट अशोक की अहिंसा की नीति के कारण ज़्यादातर प्रदेश युद्ध छोड़ चुके थे। इसी का फायदा उठाकर पश्चिम के आक्रमणकारी भारत की सीमाओं में आकर यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को नष्ट कर रहे थे। समाज को अच्छे से चलाने के लिए अलग अलग धर्मों के विद्वानों द्वारा अपने अपने मत के अनुसार कुछ नियम लिखे गए, जो अपेक्षा की गई कि राज्य इस नियमों का अनुपालन करे। आज धर्म पे आधारित ध्रुवीकरण की राजनीति से प्रेरित होकर कुछ लोगों द्वारा ये बताई जा रहे हैं कि मनुस्मृति द्वारा लोगों को दैनिक जरूरतों से वंचित किया गया है। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा था, परमाणु बम से सृजन करने की भी ऊर्जा है और विध्वंस करने की भी ऊर्जा है। बात इस पर निर्भर करती है कि उसे उपयोग करने वाला किस तरह का उपयोग करता है। उस समय विद्वानों द्वारा समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। ब्राह्मण वर्ग धार्मिक कार्य करेगा, क्षत्रिय वर्ण राज्य की रक्षा करेगा, वैश्य वर्ण व्यापार करेगा और शूद्र वर्ण रोजाना कामों के लिए उपयोग की जाने वाली चीजों का निर्माण करेगा। और महिलाओं से अपेक्षा की गई थी कि वो घर परिवार का ध्यान रखेगी। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय है, जिनमें 2684 श्लोक है और कुछ संस्करणों में श्लोकों की संख्या 2964 है। मनुस्मृति को विश्व की काली किताब भी कहा जाता है। इसकी गणना विश्व के ऐसे ग्रंथों में की जाती है जिसे मानव के वैयक्तिक आचरण और समाज रचना के लिए प्रेरणा प्राप्त की है। इसमें केवल प्रश्न धार्मिक आस्था या विश्वास का नहीं है। मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति किसी भी प्रकार की आपसी सहयोग अच्छे ढंग से हो सके, यह प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति में होती है। विदेशों में इस विषय पर पर्याप्त खोज हुई है, तुलनात्मक अध्ययन भी हुआ है और समालोचनाएं भी हुई है। मनुस्मृति की 50 पांडुलिपियां प्राप्त है। कालांतर में बहुत कुछ जोड़ा गया। साधारण व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वो बाद में जुड़े हुए भागों की पहचान कर सके। कोई विद्वानी अध्ययन करके ऐसा कर सकता है। इतिहासकार एंटोनी रीड कहते हैं कि बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि में धर्मशास्त्रों और प्रमुखता मनुस्मृति का बड़ा आदर था। इन देशों में इन ग्रंथों के सम्मान जनक ग्रंथ माना जाता था और राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे इनके अनुसार आचरण करेंगे। और इस ग्रंथ का अनुवाद किया गया है और स्थानीय कानूनों में इनको सम्मिलित भी किया गया है। बाइबल इन इंडिया नामक ग्रंथ में फ्रेंच वकील लुई जैकोलियट लिखते हैं कि मनुस्मृति वह आधारशिला है जिसके ऊपर मिस्र, पर्सिया, ग्रेसियन और रोमन कानूनी संहिता का निर्माण हुआ है। आज भी यूरोप में मनु के प्रभावों का अनुभव किया जा सकता है। मनु की प्रतिष्ठा, गरिमा और महिमा का प्रभाव एवं प्रसार विदेशों में भी भारत से कम नहीं रहा है। ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मन से प्रकाशित इंसाइक्लोपीडिया में मनु को मानव जाति का आदि पुरुष, आदि धर्मशास्त्रकार कहा जाता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के वकील तत्कालीन जज सर विलियम जोन्स ने भारतीय विवादों के निर्णय में मनुस्मृति की आवश्यकता को देखकर संस्कृत सीखी और मनुस्मृति को पढ़कर उसका संपादन भी किया। जर्मन के प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने यहाँ तक कहा कि मनुस्मृति बाइबल से उत्तम ग्रंथ है, बल्कि इससे बाइबल की तुलना करना ही एक तरह का पाप है। मनुस्मृति के कार्य बनाने वाले के विषय में नए विद्वानों ने पर्याप्त खोज किया है। किसी का मत है कि वैदिक शाखा में कहा हुआ होने के कारण स्मृति का नाम मनुस्मृति पड़ा और कहते हैं कि मनुस्मृति से पहले कोई मानव धर्मसूत्र था जिसका आश्रय लेकर किसी ने एक मूल मनुस्मृति बनाई थी, जो बाद में संयुक्त होकर वर्तमान रूप में प्रचलित हो गई। मनुस्मृति के अनेक मत या वाक्य जो महाभारत आदि प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलती है। विद्वानों के अनुसार मनु की परंपरा प्राचीन होने पर भी वर्तमान मनुस्मृति ईसा पूर्व 4th शताब्दी से प्राचीन नहीं हो सकती है। यह बात शक, यवन, कंबोज, चीन आदि जातियों के निर्देश से पता चलती है। यह भी निश्चित है कि स्मृति का वर्तमान रूप 2य शती ईसा पूर्व तक मजबूत हो गया था और इसी काल के बाद इसमें कोई भी बदल नहीं किया गया। मनु के अनुसार जिस राजा के राज्य में न चोर, न परस्त्रीग्रामी, न दुष्ट वचन बोलने वाला, न साहसिक डाकू और न ही राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला, वह राजा अति श्रेष्ठ है। मनु के अनुसार राजा ईश्वर से उत्पन्न है, अंततः उसका अपमान नहीं हो सकता है। राजा से द्वेष करने का अर्थ है कि स्वयं को विनाश की ओर ले जाना। मनुस्मृति में यहाँ तक लिखा गया है कि राजा में अनेक देवता प्रवेश करते हैं, अंततः वह स्वयं एक देवता बन जाता है। मनुस्मृति के अनुसार ऐसा राजा इंद्र अथवा विद्युत के समान ऐश्वर्य करता, पवन के समान सबके प्राणावत प्रिय तथा हृदय की बात जानने वाला, यम के समान पक्षपात रहित न्यायाधीश, सूर्य के समान न्याय, धर्म तथा विद्या का प्रकाश
तथा कुबेर के समान कोष भरने वाला होना चाहिए। वह बीती शताब्दी का तीसरा दशक था और साल 1927 डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के कुलाबा जिले में, जिसे वर्तमान में रायगढ़ कहा जाता है, के महाड़ में सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति को जलाया था। आम्बेडकर के मनुस्मृति को जलाने के बाद देश भर में कई जगह इस किताब को जलाया गया। इससे अखबारों में देश और समाज के मनुस्मृति पर प्रभाव जैसे मुद्दों पर चर्चा होना शुरू हो गई। डॉक्टर आम्बेडकर को रूढ़िवादी लोगों पर बड़ा गुस्सा आता था। उन्हें लगता था कि शिक्षा व्यवस्था पारंपरिक दिमाग को बदलने में नाकामयाब साबित हुई है। इसकी जगह रूढ़िवादी लोगों ने आधुनिक शिक्षा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। आम्बेडकर सोचते थे कि यह लोग जाति व्यवस्था और पाखंडियों के संरक्षक है। आम्बेडकर अपनी किताब फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म में लिखते हैं कि उन्होंने 4 वर्ण की व्यवस्था की वकालत की थी। उन्होंने इन 4 वर्णों को अलग अलग रखने के बारे में बताकर जाति व्यवस्था की नींव रखी थी। हालांकि यह पता नहीं किया जा सकता कि मनु ने जाति व्यवस्था की रचना की थी या नहीं, लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था की बीज जरूर बोए थे। उन्होंने मनुस्मृति का विरोध को अपनी किताब कौन थे शूद्र और जाति का अंत में भी दर्ज कराया है। उस दौर में दलितों और महिलाओं को एक सामान्य जिंदगी जीने का अधिकार नहीं था। इसके साथ ही ब्राह्मणों के प्रभुत्व की वजह से जाति की व्यवस्था का जन्म हुआ था। डॉक्टर आम्बेडकर बताते हैं कि जाति व्यवस्था एक कई मंजिला इमारत जैसी होती है, जिसमें एक मंजिल से दूसरी मंजिल की जाने की ओर कोई सीढ़ी नहीं होती है। उन्होंने कहा है, वर्ण व्यवस्था बनाकर सिर्फ कर्म को ही विभाजित नहीं किया गया, बल्कि काम करने वालों को भी विभाजित किया गया है। सहयोग से उसी साल महात्मा गांधी दक्षिण भारत की गांवों में और कस्बों में ब्राह्मण, अब्राह्मण और वर्ण धर्म जैसे विषयों पर लोगों से चर्चा कर रहे थे। 16 सितंबर 1927 को तमिलनाडु के तंजौर में उनका पूरा भाषण ही इसी पर केंद्रित था। इन विषयों पर उनसे तीखे सवाल भी किए गए। इन सवालों में से 2 सवाल सीधे मनुस्मृति पर ही केंद्रित थे। कुछ इस तरह के थे। पहला सवाल, मनुस्मृति में वर्ण धर्म का जो सिद्धांत दिया गया है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? गांधी जी का उत्तर था कि सिद्धांत उसमें है, लेकिन उसका व्यवहारिक रूप मुझे पूरी तरह जमता नहीं है। इस ग्रंथ में कई अंश है जिन पर आपत्तियां हो सकती है। मुझे लगता है कि वे अंश उसमें बाद में जोड़े गए हो सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या मनुस्मृति में बहुत सी अन्यायपूर्ण बातें लिखी गई है? गांधी जी का उत्तर था कि हाँ, उसमें स्त्रियों और तथाकथित नीची जातियों के बारे में बहुत सी अन्यायपूर्वक बातें हैं, इसलिए तथाकथित शास्त्रों को बहुत सावधानी के साथ पढ़ने की आवश्यकता है। गांधी जी के उपरोक्त दोनों जवाबों में से एक बात साफ होती थी कि एक तो यह कि ग्रंथ के आपत्तिजनक अंश उसमें बाद में जोड़े गए हो सकते हैं, और दूसरा यह कि उन्होंने मनुस्मृति के नाम से प्रचलित संस्करण को तथाकथित शास्त्रों की श्रेणी में ही रखा था। वर्ण धर्म की एक वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए पूरी बहस में गांधी जी ने अपना पक्ष भगवद गीता के आधार पर रखा था, जिसमें जन्म के बजाय गुण, कर्म, स्वभाव मनुष्य के वर्ण का आधार पर बताया गया था और जिस समानता और स्वतंत्रता के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता था। यूनानी नाटककार एशिलस ने सच ही कहा था कि युद्ध का सबसे पहला शिकार धर्म ही बनता है, सत्य ही बनता है। यह बात अंध दुराग्रह वाले वैचारिक युद्ध पर भी लागू होती है। इनका भी सबसे पहला शिकार सत्य ही बनता है और धर्म ही बनता है। ये चीजें भारत की स्वतंत्रता के बाद भी चलती रही। साल 1970 में कांशीराम ने बामछट का गठन किया था और ऐलान किया था कि समाज 2 हिस्सों में बटा है। इसमें से एक हिस्सा मनुवादी है और दूसरा हिस्सा मूल निवासी है। इसलिए यह कोई नहीं बताता है कि जन्म के आधार पर जाति और वर्ण की व्यवस्था पर सबसे पहली चोट मनुस्मृति में ही की गई है। मनुस्मृति पर आधुनिक समय में ऐसा पहला प्रयास विनोबा भावे ने किया था। साल 1965 में मनु शासनम के नाम से उन्होंने संस्कृत में इसके कुछ प्रासंगिक और उपयोगी श्लोक को चुनकर भाष्य किया था। मौजूदा कुल 2685 श्लोकों में से उन्होंने केवल 445 श्लोकों को ही चुना था। अगले संस्करण में उन्होंने 45 श्लोक निकाल दिए, यानी उन्हें केवल 400 श्लोक ही मतलब के लगे। इतिहासकार नरहर कुरणकर बताते हैं कि स्मृति का मतलब धर्मशास्त्र होता है। ऐसे में मनु द्वारा लिखा गया धार्मिक शास्त्र मनुस्मृति कही जाती है। कुरणकर कहते हैं कि आधुनिक शिक्षा इन लोगों के लिए आधुनिक दिमाग की रचना नहीं कर सकी, इसलिए ये लोग परंपरा को मानने वाले और रूढ़िवादी बने रहे। आधुनिक शिक्षा ने परंपराओं को मानते रहने के लिए नए तर्क दिए। कुरणकर मनुस्मृति पर अपनी सोच बताते हुए कहते हैं कि मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो मनुस्मृति को जलाने में विश्वास करते हैं। मनुस्मृति के फॉर्मेट को समझाते हुए कुरणकर कहते हैं कि इस किताब की रचना ईसा के जन्म से 200-300 साल पहले शुरू हुई थी। पहले अध्याय में प्रकृति के निर्माण, 4 युगों, 4 वर्णों, 4 पेशों,
ब्राह्मणों की महानता जैसे विषय शामिल है। दूसरा अध्याय ब्रह्मचर्य और अपने मालिक की सेवा पर आधारित है। तीसरे अध्याय में शादियों की किस्मों, विवाहों के रीति रिवाज और श्राद्ध यानी पूर्वजों को याद करने का वर्णन है। चौथे अध्याय में गृहस्थ धर्म का कर्तव्य, खाने या न खाने के नियमों का जिक्र है। पांचवें अध्याय में महिलाओं के कर्तव्य, शुद्धता और अशुद्धता आदि का जिक्र है। छठे अध्याय में एक संत और सातवें अध्याय में एक राजा के कर्तव्य का जिक्र है। आठवां अध्याय अपराध, न्याय, वचन आदि राजनीतिक मामलों पर बात करता है। नौवें अध्याय में प्रत्येक संपत्ति, 10वें अध्याय में वर्णों का मिश्रण, 11वें अध्याय में पाप कर्म और 12वें अध्याय में 3 गुणों व वेदों की प्रशंसा है। मनुवाद का समर्थन करने वालों की संख्या भी कुछ कम नहीं है। इतिहासकार नरहर कुरुंदकर समझाते हुए कहते हैं कि मनुस्मृति के समर्थकों का एक गुट कहता है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की थी और दुनिया का कानून प्रजापति, मुनु, भृगु की परंपरा से आया है। ऐसे में इनका सम्मान किया जाना चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाने वाले राजीव लोचन बताते हैं कि ब्रिटिश लोग के भारत आने से पहले इस किताब को कानूनी किताब के रूप में प्रयोग नहीं किया गया था। राजीव लोचन मनुस्मृति के इतिहास को समझाते हुए कहते हैं कि जब ब्रिटिश लोग भारत आए तो उन्हें लगा कि जिस तरह मुस्लिमों के पास कानून की किताब में रूप में शरिया है, उसी तरह हिंदुओं के पास भी मनुस्मृति है। इसकी वजह से उन्होंने इस किताब के आधार पर मुकदमों की सुनवाई शुरू कर दी। इसके साथ ही काशी के पंडितों ने भी अंग्रेजों से कहा था कि मनुस्मृति को हिंदुओं का धर्मसूत्र बताकर प्रचार करें और इसकी वजह से ये धारणा बन गई कि मनुस्मृति हिंदुओं का मानक धर्मसूत्र है। राजीव लोचन बताते हैं कि जब बुद्ध संघों की भारत में ख्याति फैलने लगी तो ब्राह्मणों ने प्रभुत्व कम होता देख इस किताब को लिखकर अपने प्रभुत्व फिर से जमाने की कोशिश की। उन्होंने एक मिथक रचा कि ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर है और समाज में ब्राह्मणों और दूसरे लोगों के लिए अलग अलग नियमों लिखे गए और समाज में ब्राह्मणों और दूसरे लोगों के लिए अलग अलग नियम हैं। वर्णों के मुताबिक इस वजह से ब्राह्मणों को कम सजा मिलती थी और दूसरे वर्णों को कड़ी सजा मिलती थी। ये किताब बताती है कि किसी भी स्थिति में ब्राह्मणों का सम्मान किया जाना चाहिए और किसी भी महिला का कल्याण तभी हो सकता है जब एक पुरुष का कल्याण हो जाए। एक महिला को किसी भी तरह का धार्मिक अधिकार नहीं है, वह अपने पति की सेवा करके ही स्वर्ग प्राप्त कर सकती है। मनुस्मृति ने शूद्र की शिक्षा पाने का अधिकार को खारिज कर दिया था। शिक्षा देने की विधि मौखिक हुआ करती थी। इसमें कुछ ऐसे ब्राह्मण को छोड़कर ये कोई नहीं जानता था कि मनुस्मृति आखिर क्या है। ब्रिटिश राज के दौरान ये किताब कानून मामलों में इस्तेमाल होने की वजह से काफी चर्चित हो गई थी। विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया था। इसकी वजह से लोगों को इस किताब के बारे में पता चला। राजीव लोचन बताते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले मनुस्मृति को चुनौती देने वाले पहले व्यक्ति थे। खेतिहर मजदूरों, सीमांत किसान, समाज के दूसरे वंचित और शोषित तबकों की शोचनीय हालत देखकर उन्होंने ब्राह्मण और व्यापारियों की कड़ी आलोचना की थी। नमस्कार, मैं मिलन बड़के।